हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो हमारी चर्चा है इसमें कुछ प्रश्न 11 to 12 के जीएस के हैं, कुछ प्रश्न 9 to 10 के जो बाकी रह गए थे वो हैं और कुछ प्रश्न 6 to 8 के भी हैं। यानी ये किसी एक क्लास के प्रश्न नहीं हैं। 11-12 से भी कुछ प्रश्न इसमें है, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्न, मॉडर्न हिस्ट्री के 9 to 10 के जो बच गए थे वो हैं, और कुछ प्रश्न जो हमारे हैं इसमें वो 6 to 8 के भी बच गए थे। उन सभी प्रश्नों पर जो है आज का हमारा डिस्कशन है। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों की तरफ बढ़ें। तो स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखिए, जैसे 1857 का रिवॉल्ट, तो जैसे कि एग्जामिनर को इस टॉपिक से लव हो गया हो, हर साल ही आपको इस टॉपिक से प्रश्न जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में देखने को, सॉरी वर्ल्ड नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिल रहा है। तो इस चैप्टर को अच्छे से जो है आप रट लीजिएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जहाँ जहाँ पर इसका जो है ये आंदोलन चला, वहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे, मुख्यतः इसी तरह के प्रश्न जो हैं इस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था। शाहाबाद के अंतर्गत ही आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास ये सब क्षेत्र आते हैं। तो आरा जो है शाहाबाद का ही जो है उस समय पार्ट था। तो कहा जा रहा है कि इन जिलों से किसने नेतृत्व किया था। क्या राजकुमार शुक्ल ने, नामदार खां ने, कुंवर सिंह ने, एक से अधिक ने, कोई नहीं। अब पहली बात कि राजकुमार शुक्ल का जो संबंध है वो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से, किससे है, चंपारण सत्याग्रह से है। तो ये नाम तो होगा नहीं, पहले ही हम कट करते हैं। नामदार खां, ये जो है मध्यकाल के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो इनके नाम को हमें पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर किसका नाम आता है, तो यहाँ पर हमें नाम आ रहा है वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह का जो संबंध था वो 1857 की क्रांति से था, और इस क्षेत्र यानी शाहाबाद रीजन, पटना, इन सभी में जो नेतृत्व किया गया था ये बाबू वीर कुंवर सिंह के हाथों ही किया गया था। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हमेशा प्रश्न में क्या करिए कि ऑप्शन में सबसे पहले उस ऑप्शन को हटाने की कोशिश करिए जो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद जो है क्या होता है, हमारा सही आंसर आसानी से आ जाता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, क्योंकि बंगाल विभाजन जो बंग आंदोलन था इसमें 3 डेट जो है मुख्य होते हैं, एक जुलाई वाली, एक अगस्त वाली और एक अक्टूबर वाली। तो प्रभावी यानी जो बंगाल विभाजन हुआ वो लागू कब हो गया, प्रभावी का अर्थ यहाँ है क्या 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, एक से अधिक और कोई नहीं। अब प्रभावी किसी एक डेट को हुआ है। मैंने पहले कहा कि जो बंगाल विभाजन हुआ 1905 का, उसमें 3 जो है डेट मुख्य होते हैं। एक जो इसकी घोषणा की गई थी तो वो हुई थी जुलाई 1905 में। फिर क्या हुआ था, अगस्त में जो है विधिवत तरीके से इस पर जो है प्रस्ताव पारित किया गया, और फिर जाकर ये प्रभावी यानी लागू कर दिया गया। तो अक्टूबर में जो है, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस अक्टूबर से दिए गए हैं, तो ये स्पष्ट है कि अक्टूबर में जो है वो प्रभावी या लागू हुआ होगा। तो अब बताना यह है कि किस डेट को, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था, और इस दिन बंगाल में सौरो डे यानी शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, याद रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में भी मनाया। किस दिवस के रूप में, राखी दिवस के। तो 1905 का जो बंगाल विभाजन है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार प्रश्न हमें देखने को मिले। तो इसके बारे में जो है आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या जो है हुआ था। इसी आंदोलन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी जो है, यानी कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार, बाइकॉट जो है मूवमेंट चलाए गए थे। इस बात को याद रखिएगा। ये डेट जो ये जो है टॉपिक जो है इसे आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है कि बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। कब की बात हो रही है कि बंबई में, क्योंकि जानते हैं आप कि
बंबई से ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो प्रभावी कब हुआ वहां भी पूछा जा रहा है, क्योंकि एक प्रस्ताव पारित किया जाए तो प्रस्ताव यहां पास करने की बात हो रही है कि भारत छोड़ो का जो है प्रस्ताव पास किया गया। क्या 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, एक से अधिक या कोई नहीं? तो एक से अधिक तो होगा नहीं। अब बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है बंबई में जो किया गया था, तो उसका प्रस्ताव आपसे सिंपल पूछा जा रहा है किस दिन जो है पारित किया गया था। ये भी जानते हैं कि आप ग्वालियर टैंक में, यानी मुंबई के ग्वालियर टैंक में ही 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और ग्वालियर टैंक से ही जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, पास किया गया था। तो बताइए किस डेट को जो है ये हुआ था। तो आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति। भारतीय इतिहास में दो घटनाएं जो हैं अगस्त के नाम से प्रमुख है। एक अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 से संबंधित है, जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के शामिल होने की बात हो रही थी, जो मांग की जा रही थी कि द्वितीय विश्व में वो लोग सपोर्ट करें। और दूसरा अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति जो घटना है वो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 का, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था, क्योंकि 7-8 अगस्त को ही जो है ग्वालियर टैंक में इसकी जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, और जिसे हम वार्धा प्रस्ताव की पुष्टि, इसी में क्या हुआ था, जो वार्धा प्रस्ताव था उसकी पुष्टि गई थी, और फिर 8 अगस्त को जो है इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। ये बात याद रखिएगा। जो बैठक हुई वो 7-8 अगस्त को हुई थी कांग्रेस कमेटी की, और उसमें वार्धा में जो प्रस्ताव रखा गया था, फिर वहीं 8 अगस्त को वो प्रस्ताव जो है, जो कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कहलाता है या वार्धा प्रस्ताव कहलाता है, ये पारित हुआ था। भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव को हम वार्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की वजह से, यानी कि जो उनकी मॉडरेट पॉलिसी थी, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण जो राजनीतिक बंदियों को वो गिरफ्तार किया गया था, बांटो और राज करो, माने फूट डालो और राज करो की नीति के कारण, एक से अधिक और कोई नहीं, डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है उस पे। तो पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध से ही उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया इनडायरेक्टली, फिर बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद संधि के पश्चात उन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये भारत में जो है एक्सपेंशन करने लगे। बहुत सारी इन्होंने अपनी आर्थिक नीतियां, शोषणकारी नीतियां लाई। तो किस वजह से ये लंबे समय तक राज किए? क्योंकि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई थी, शुरुआत में तो पुर्तगीज आई थी, फिर डच आया था, फिर ब्रिटिश आई थी, फिर डेनिश आया, फ्रांसीसी आई, पर अंग्रेज ही इतने लंबे समय तक जो है भारत में कैसे राज कर पाए, इस बारे में आपको जो है बताना है, किस कारण से जो है वो कर पाए। तो याद रखिएगा, उनकी उदारवादी, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की वजह से नहीं, जो मेन कारण था, या भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करके, ये भी नहीं, मेन था बांटो और राज करो की नीति। क्या होता? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी इनकी। जैसे कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस से अलग कर दिया, कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना करके हमेशा जो है भारतीयों के अंदर वो फूट डालने का काम करते थे, जैसे कि साहूकार और जमींदार वर्ग जो है उसकी तरफ रहते थे और साधारण और किसान वर्ग अलग हो जाता था। तो उनका जो मुख्य था वो एक दूसरे के बीच जो है फूट डालना, यानी कि उनमें जो है कुछ ना कुछ ऐसे मतभेद पैदा कर देना जिससे एक दूसरे के प्रति जो है ऐसी भावना आ जाए कि हाँ। तो ये जो इनकी सबसे मेन कारण था, जिस पॉलिसी, देखिए ये भी कारण हो सकता है कि कांग्रेस की जो शुरू में उदारवादी नीतियां, लेकिन मुख्य कारणों की अगर बात करें तो मुख्य कारण जो है बांटो और राज करो की जो इनकी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसके तहत ये लंबे समय तक जो है भारत में टिके रहते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, एक से अधिक कोई नहीं। ये है 1857 की क्रांति के पश्चात आपने सुना होगा कि इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा
रानी विक्टोरिया की एक उद्घोषणा जो है पढ़ी गई थी या जारी की गई थी, तो वो तिथि आपसे एग्जैक्ट, देखिए ये 11 to 12 के जीएस के प्रश्न है, इसमें कई बार तिथि और तिथि मंथ और ईयर पूछा गया है। तो ये बताइए कि ये घोषणा जो है वो किस तारीख को की गई थी, ये हमसे आपसे पूछा जा रहा है। रानी विक्टोरिया की जो घोषणा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी, जिसमें लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के टाइम जो भारत में वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो बताइए 1856 से शायद 62 तक, 1856 से वो 62 तक जो है वायसराय के पद पे रहे थे। तो वो कब, तारीख एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 1 नवंबर, ये सी है, टाइपिंग एरर में ई दिख रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा, क्योंकि कैनिंग ही उस समय शासन कर रहे थे, तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है जारी की गई थी। और इसी के समय एक बात और कही गई कि जिस तरह भारतीय राज्यों का विलय कर दिया जा रहा था, क्या कर दिया जा रहा था, भारतीय राज्यों का विलय कर दिया जा रहा था, अब नहीं किसी पर जो है कुप्रशासन का आरोप लगाकर आप जो है उसका विलय नहीं कर सकते हो। आप अगर कुप्रशासन का आरोप है तो उसे सजा दे सकते हो। तो इसी के बाद जो विलय की नीति थी अब राज्यों पर लागू नहीं की जाती थी, और ये सब अब कोई भी भारतीय नरेश है वो गोद ले सकता था, यानी अपने एडॉप्टेड सन को भी जो है उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर सकता था। और इसी 1800 अधिनियम के बाद भारत राज्य सचिव का जो है पद भी प्रावधान किया गया था। इसी के बाद जो है जैसे कि आप पढ़ते थे कि एक वायसराय होता था या गवर्नर जनरल होता था और उसके अतिरिक्त एक भारत सचिव होता था। तो 1858 का जो एक्ट पारित किया गया, चार्टर एक्ट, इसी के बाद जो है ये राज्य सचिव का, भारतीय राज्य सचिव का पद भी जो है लाया गया था, क्योंकि एक अलग से जो है 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा की जाती थी। क्योंकि इसी के बाद जो है 15 सदस्यीय जो एक इंडिया काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें 8 जो है ब्रिटिश द्वारा और 7 जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाते थे, और उसमें एक राष्ट्र सचिव जो है होता था। तो इस बात को याद रखिएगा। और इसी के बाद क्योंकि कैनिंग जो था भारत का वायसराय नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। और 1858 के एक्ट के बाद ही जो है अब भारत का गवर्नर जनरल किस नाम से जाना जाने लगा, तब वो जाकर भारत के वायसराय कहा जाने वाला। इसके बाद जो है भारत का वायसराय, क्योंकि कैनिंग ही जो है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का प्रथम वायसराय भी है। तो जिस समय ये उद्घोषणा की गई थी उस समय की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है किस पद पर था, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल था। इसी एक्ट के पारित होने के बाद फिर वो जो है वायसराय वगैरह भी जो है कहलाने लगेगा वो उद्घोषणा। तो ये पहले होगा और फिर जाकर ये किस नाम से, वायसराय नाम से जाना जाने लगा। और इसी के बाद जो है वो एक काउंसिल बनाई जाएगी 15 सदस्यीय, और राज्य सचिव का पद भी सृजित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। एक से अधिक कोई नहीं। बताइए कौन से स्टेटमेंट जो हैं यहाँ पर आपको बताने हैं कि सही हैं। ये बात आपको बताना है कि कौन से जो है स्टेटमेंट जो है सही है। तो बिल्कुल सही है कि राजा राम जो थे, राजा राम मोहन राय, ये नवीन शिक्षा, ये प्राच्य शिक्षा के साथ पाश्चात्य शिक्षा के भी समर्थक थे। इसीलिए इन्हें जो है कहा जाता है प्राच्य और पश्चात्य के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये दोनों के मानते थे। तो बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेदों की तरफ लौटने की बात करते थे, उन्हीं का नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है। और विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म संसद में जो है भाग लिए थे। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, एक से अधिक। हम जब
भारतीय धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो इन तीनों का जो है उसमें इन तीनों का योगदान जो है महत्वपूर्ण है। राजा राम मोहन राय के बारे में भी हम काफ़ी विस्तार से पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने कई जो है सुधार कार्य किए थे, कई संगठन बनाए थे, कई पत्र पत्रिकाएं निकाले थे। वैसे ही दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तिका जारी की गई थी और ये वेदों की तरफ लौटने की बात कर रहे थे। विवेकानंद ने भी अपने गुरु कृष्ण के रामकृष्ण के स्मृति में रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना किए थे। तो ये तीनों का जो है कहीं ना कहीं जो है महत्वपूर्ण योगदान है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में। अगला, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? यानी कि आधिकारिक नहीं, अनाधिकारिक, अनऑफिशियल। यहां हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है इंग्लैंड में भारत के अनऑफिशियल, ये नहीं ऑफिशियल नहीं, क्या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, एक से अधिक और कोई नहीं? आप बताइए कि किसे जो है अनाधिकारिक जो है दूत के रूप में वहां पर बनाया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं 1892 में, लिबरल उदारवादी पार्टी की तरफ से, लंदन के सेंट्रल जो वो है। और इसके अलावा उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1866 में की थी। किसने? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत भी बने थे। ये 1866 में इंग्लैंड में जो है वो क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी किए थे। इसके अलावा 1892 में याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे और वो भी लिबरल पार्टी से। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर, 1935 वाले की बात हो रही है, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, उसे किसने गुलामी का चार्टर कहा बताया? क्या महात्मा गांधी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, एक से अधिक ने, या किसने? आपको बताना है कि किसने जो है ये कहा था। दास्ता का आज्ञा पात्र कह सकते हैं, गुलामी का चार्टर यानी कि दास्ता का आज्ञा पत्र। तो याद रखिएगा कि ये जो कहा गया था ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं जो है 1935 के बिना ब्रेक की गाड़ी भी कहा था, जिसका इंजन तो है पर ब्रेक नहीं है, वो कहा था। और उन्होंने इसे जो है गुलामी का या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था। और इन तीनों नामों से इसका कोई संबंध नहीं है, तो हम ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। ऑप्शन ई इज राइट। उपर्युक्त में से कोई जो है सही नहीं है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही आंसर है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीएस में 8 ही आपके हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जीएस में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो 8 ही प्रश्न पूछे गए हैं, इससे अधिक नहीं। तो जो अभी तक हमने 8 प्रश्नों का 8 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया, वो 11 to 12 में जीएस से पूछे गए प्रश्न थे। अभी 11 to 12 के जो ऐसे सहायक प्रश्न पत्र होते हैं उनके जो है प्रश्नों को करना बाकी है। अब ये जो प्रश्न है 9 to 10 में जीएस से जो आपके 8 प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में जो है उनके बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ से जो है अब आपका 9 to 10 का जीएस वाला हो गया, जनरल स्टडी। और अभी तक जो हम कर रहे थे वहाँ तक वो सभी जो था वो आपका तो ये जो था 11-12 क्लास 11-12 का था जीएस का, जीएस के जो है पेपर से पूछे गए थे। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं 9 to 10।
ये हमें कम से कम पता होना चाहिए कि कहाँ के प्रश्नों को हम कर रहे हैं। तो अगर हम पेपर उठा के आप लोग देखिएगा तो खुद कम से कम पेपर सामने रख के करिएगा, तो आप लोगों के लिए जो है ये हेल्पिंग हो जाएगा। आप अगर पेपर को अपने सामने रख कर करिएगा तो ये जो है आपके लिए हेल्पिंग हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा, ताना भगत, एक से अधिक कोई नहीं। अब ये तीनों विद्रोह जो जानते हैं आप कि इसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संथाल और बिरसा। दो प्रमुख जनजातीय विद्रोहों में से माना जाता है संथाल और बिरसा, जिसमें संथाल को हम हो विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और बिरसा मुंडा विद्रोह को हम उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। संथाल विद्रोह में कान्हू, सिद्धू, चांद और भैरव ने नेतृत्व किया और वहीं बिरसा मुंडा विद्रोह में जो मुख्य नेतृत्व करता थे वो धरती आबा यानी बिरसा मुंडा थे। ताना भगत एक आंदोलन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संथाल तो ये 55-56 का था, यानी 1855 to 6 के। वहीं बिरसा मुंडा तो 1899 से ये था। वहीं ताना भगत की बात करें तो 1914 में ये जो था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो ऐसे प्रश्नों में ये दोनों ऑप्शन जो है नहीं हो सकते हैं, कोई ही घटना जो है सबसे पहले। ऐसे प्रश्न में हमेशा दो ऑप्शन को तो इलिमिनेट कर लो कि कोई नहीं, कोई ना कोई एक घटना तो तीनों में से पहले हुई ही होगी, तो ई नहीं होगा। डी एक से अधिक नहीं हो सकता क्योंकि एक ही डेट में दो घटनाएं हुई हो, डेट में थोड़ा सा तो अंतर होगा, ईयर में भले ही अंतर ना हो, डेट में तो अंतर हो सकता है, तो डी भी होने के चांसेस नहीं होते। तो इसमें अगर हम देखें, जब हमने देख ही लिया इन सब के बारे में विस्तार से, तो यहाँ पर याद रखेगा क्योंकि ताना भगत तो जो है वो उरांव जनजाति वाला था, वो संथाल जनजाति, ये मुंडा जनजाति। यहाँ तो है संथाल जनजाति, ये मुंडा, और ताना भगत जो था उरांव जनजाति। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें हमें जब डेट पता हो गया है तो फाइनली हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे जो है पहले कौन सी घटना हुई, तो वो आपकी हुई संथाल विद्रोह 1855-56 में। इसके बारे में थोड़ा सा देख ले तो इसका नेतृत्व जो किया गया था सिद्धू, कान्हू, सिद्धू भी कहीं लिखा होता है एक, चांद और भैरव, ये अपने चारों भाई थे। कहीं कहीं इनकी बहनों का भी नाम आता है, झारू और फूलो जो इनकी बहनें थी, इनका भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि इस विद्रोह में उनका भी जो है योगदान रहा था। पर मुख्य जो है संथाल में जो है कान्हू और सिद्धू का जो है नाम आता है। सिद्धू या सिद्धू भी लिखा हो तो जैसे सिद्धू, पर ज्यादा जगह पे जो है सिद्धू का ही उल्लेख मिलता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? क्या सन्यासी, पागलपंथी, नील, एक से अधिक कोई नहीं? तो आपने जो है पढ़ा है, इससे पहले ये प्रश्न आ चुका है, शायद तैयारी 1 में जब हम कर रहे थे तो सेम यही प्रश्न पूछा गया था। तो एक बात बिल्कुल सही है कि 1, 2, 3 के जब आप प्रश्नों को करिएगा तो देखिएगा बहुत सारे प्रश्न जो हैं जो सिमिलर हो जाएंगे या इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें से कुछ प्रश्न जो हैं आपको बीपीएससी से भी पूछे हुए मिल जाएंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। किस विद्रोह का? ये एक जन विद्रोह है। क्या है? ये एक जन विद्रोह है जो कि अर्ध धार्मिक प्रकृति का है। किस तरह का है? अगर कह सकते हैं कि इसकी जो है प्रकृति जो है अर्ध धार्मिक तरीके की है। और ये जो आनंद मठ की रचना अगर आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस रचना, तो ये जो है एक तो ये विद्रोह कहाँ हुआ है? बंगाल से ही है। और जो है आनंद मठ 1882 की जो है ये रचना अगर हम बात करें तो 1882 के आसपास जो है ये प्रकाशित हुई थी। और इसमें नील विद्रोह का जो वर्णन मिलता है ये नील दर्पण में, नील विद्रोह का नील दर्पण। दीनबंधु मित्र किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र की रचना है वो नील दर्पण, जिसमें जो है आपको नील विद्रोह का, जो बंगाल का कृषक विद्रोह, नील विद्रोह क्या है याद रखिएगा, ये भी बंगाल से ही था लेकिन ये एक कृषक विद्रोह था। क्या था? कृषक विद्रोह था।
जबकि वो एक जन विद्रोह था जिसकी प्रकृति जो थी अर्धधार्मिक थी। तो वो ये बात जो है याद रखिएगा। और इसका नेतृत्व जो किया गया था वो देवी चौधरानी द्वारा। अगर कहा जाए कि सन्यासी विद्रोह का जो मेन नेतृत्व, तो देवी चौधरानी जो है इनके मुख्य जो है नेतृत्व करता थे। ये जो है प्रकाशित कब हुई थी? 1882 में। ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को में कब अपनाया गया? ये प्रश्न देखिए कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार कब? कुछ देर पहले ही हम जब 11 to 12 के प्रश्नों को कर रहे थे तो इसकी चर्चा भी मैंने की थी। बंगाल विभाजन, होम रूल लीग, असहयोग एक से अधिक। बंगाल विभाजन 1905, होम रूल 1916, 1922। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी जो है 1905 का है। होम रूल से 2 लोग संबंधित है। अगर हम होम रूल की बात करें तो होम रूल से 2 लोगों का नाम आपको आएगा, एक तो तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एक बेसेंट यानी कि एनी बेसेंट। तो कौन सा सही हो जाएगा? बंगाल विभाजन, क्योंकि स्वदेशी और बहिष्कार जो है वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही लाया गया था। तो ये प्रश्न वहां अलग तरीके से पूछा गया था, यहां अलग। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से जो है आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यहां पूछा जा रहा है कि 1922 में जो आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, एक से अधिक कोई नहीं। अब 1922 में बिहार में दूसरा जो है सेकेंड जो है कांग्रेस के का अधिवेशन आयोजित किया गया था। बिहार में टोटल 3 ही कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए गए थे, जिसमें फर्स्ट की मैं बात करूं तो पटना के बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता किया गया था आर.एन. मधोलकर। ठीक, 1922 में जो गया में अधिवेशन आयोजित सेकंड किया गया था, इसमें याद रखिएगा सीआर दास, चित्तरंजन दास ने जो है अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वो 1924 के बेलगांव अधिवेशन जो वर्तमान के कर्नाटक राज्य में है। तो इस एकमात्र की ही अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, यहीं से सीआर दास क्या करते हैं कि ये जो है कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं, और कांग्रेस से त्यागपत्र देने के पश्चात ये क्या करते हैं, फिर किसमें शामिल हो जाते हैं? चित्तरंजन दास क्या करते हैं? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का 1923 में गठन करते हैं। और स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया था कि जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर लिया गया, गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली गई थी, तब जाकर इन दोनों ने जो है जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो ये याद रखिएगा। और एक और भी जो है तीसरा, क्योंकि मैंने बात की कि बिहार में 3 जो है आयोजित, तो उस समय जो रामगढ़ है वो बिहार में ही था। अब तो ये अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये झारखंड में है, लेकिन उस समय ये बिहार में का हिस्सा था 1940 में। तो 1940 में जो है रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो किया गया था, ये किया गया था मौलाना आजाद द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा जो है 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन उस समय ये बिहार का हिस्सा था। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि मौलाना आजाद 1940 से लेकर 46 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे अधिक समय तक भी रहने वाले अध्यक्ष यही थे, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी मौलाना आजाद ही थे, क्योंकि आज़ादी के समय जो है जेबी कृपलानी थे। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? क्या राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक कोई नहीं? ये प्रश्न बिहार बीपीएससी में भी पूछा गया है, और टीआरई में भी, जहां तक मैं याद कर रही हूं, 1 में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी का ही प्रश्न है,
देख लीजिएगा, अगर आप बीपीएससी के प्रश्नों को उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न है कि बिहार में किसानों की अगुवाई, बिहार में किसानों की अगुवाई राजकुमार शुक्ल ने 1917 वाले चंपारण सत्याग्रह से की थी। उस समय राजेंद्र प्रसाद भी गांधी जी के सहयोगी के रूप में गए थे। अगर हम बात करें तो गांधी जी के सहयोगी के रूप में कौन गए थे? राजेंद्र प्रसाद गए थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहारों में किसान की अगुवाई जो की गई थी वो स्वामी विद्यानंद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विद्यानंद। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है कि उस समय जो है जिसके द्वारा किया गया था तो वो था बिहार में किसानों की अगुवाई जो है वो स्वामी विद्यानंद द्वारा। और ये प्रश्न जो है पूछा गया है कहाँ पर? बीपीएससी में भी, तो ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? क्या हेनरी विवियन डिजोरियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, एक से अधिक कोई नहीं? 1817 कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है कि क्या होगा। ये जो है किसने की थी? ये कहा जाता है पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा का प्रथम कॉलेज था। या याद रखिएगा कि ये पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी सभ्यता से जो है प्रभावित होकर उच्च शिक्षा की जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है प्रथम कॉलेज था। ये बताइए 1917 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। तो याद रखिएगा 1917 में कलकत्ता में उच्च शिक्षा के लिए ये किया गया था, हायर एजुकेशन के लिए, और पाश्चात्य पद्धति पे शिक्षा पद्धति पर थी है। तो ये किया गया था डेविड हेयर द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लेकिन इसमें राजा राम मोहन राय का भी सहयोग है। राजा राम मोहन राय का भी जो है सहयोग था। इस कॉलेज स्थापना में डेविड हेयर में जो है राजा राम मोहन राय का भी जो है सहयोग था। लेकिन 1892 में याद रखिएगा जाके 92 में बोल रही हूँ 1822 में जाके राजा राम मोहन राय ने जो है एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित की थी। याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय क्या करते हैं 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज जो है स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? एंग्लो जो है हिंदू कॉलेज जो है स्थापित करते हैं। अच्छा, कॉलेज नहीं बल्कि अच्छा याद रखिएगा हिंदू स्कूल ये स्थापित करते हैं। और फिर 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा जो है वेदांत कॉलेज, फिर 1825 में जो है राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज स्थापित की जाती है, जिसमें कह सकते हैं कि वो एकेश्वरवाद इन सभी से जो है संबंधित वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है की जाती है। इसके अतिरिक्त 1828 में जाके वो ब्रह्म समाज या जो कि बाद में ब्रह्म सभा के नाम से जानी जाती है उसकी स्थापना करते हैं, जिसमें वो मूर्ति पूजा का जो है विरोध करते हैं, स्त्री शिक्षा पर बल देते हैं, एकेश्वरवाद पे बल देते हैं, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति इन सभी की जो है बुराई करते हैं। इसके अतिरिक्त वो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं। तो इसके लिए वो 1828 में जो है जाकर किसकी ब्रह्म समाज की जो है स्थापना करते हैं। और जब 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज का कार्यभार जो है किसके हाथों में चला जाता है? तब वो कार्य जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में चला जाता है। और फिर उसमें जाकर वो क्या बोलते हैं आगे जाकर 1865 में विवाद होने से वो विभाजन होता है। और फिर आगे भी जाकर यानी ब्रह्म समाज जो मूल ब्रह्म समाज है वो आगे हम देखेंगे 2 बार जाकर विभाजित हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? क्या डफरिन ने कहा था, मिंटो ने कहा था, कर्जन ने कहा था, एक से अधिक ने कहा था? कोई नहीं। कोई भी स्टेटमेंट किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। जब किसी स्टेटमेंट की बात की जाए तो
ये स्टेटमेंट किसने दिया कि कांग्रेस का महल यानी कांग्रेस जो है लड़खड़ा रहा है या फिर जो अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा है, तो भारत में रहते हुए ही इसकी मेरी बड़ी इच्छा होगी कि इसके निधन यानी अंत को मैं देख सकूं। ये किसका जो है कथन है, इस बारे में आपको बताना है कि ये जो है स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। देखिए वैसे तो जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो आप जानते हैं उस समय भारत का वायसराय डफरिन था, क्योंकि डफरिन जो कांग्रेस की स्थापना है इसे कहा जाता है कि डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो याद रखिएगा करजन बंगाल विभाजन के समय जो था, जिसके समय द्वितीय दिल्ली दरबार भी आयोजित किया गया या जिसके समय बंगाल का विभाजन हुआ, करजन द्वारा ये कहा गया कि भारत में रहते हुए मेरी ये बड़ी इच्छा होगी कि मैं कांग्रेस के विनाश और अंत को जो है देख सकूं। तो ये करजन का है। मिंटो तो बहुत पहले आपको आ जाएगा 1909 के समय, तो ये बहुत पहले। करजन जो है याद रखिएगा 1899 से जो है ये तो बहुत आगे आपको मिलेंगे 1909 में, तो 1899 से 1905 तक ये मिलेंगे। और ये तो जो है कांग्रेस के स्थापना के समय कौन थे, वो डफरिन थे। इस बात को याद रखें। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? क्या वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, आरसी मजूमदार ने, इनमें से एक से अधिक ने? कोई नहीं। 1857 के विद्रोह को किसने पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो देखिए कुछ ही जो ऐसे इतिहासकार हैं जिनके द्वारा जो है इस पर जो है कोई स्टेटमेंट दिया गया है या पुस्तक लिखी गई है, जिसमें से 3-4 को याद रखिएगा हमेशा। एस.एन. सेन को याद कर लीजिएगा, मजूमदार को यानी आरसी मजूमदार को याद कर लीजिएगा, वीडी सावरकर को याद कर लीजिएगा। इन्हीं लोगों से जो है आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक तो सबसे पहले इससे हटा देना, इनका जो है नहीं होगा। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के बारे में ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो है इसे पहली बार यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना गया था। वहीं अगर हम बात करें आरसी मजूमदार द्वारा, तो इन्होंने कहा था कि ना तो यह प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम है। यानी आरसी मजूमदार का कथन था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये उनका था, जबकि डिज़रायली द्वारा जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था। जो डिज़रायली थे ब्रिटिश, उनके द्वारा जो है ये राष्ट्रीय जो है इसे विद्रोह कहा गया। तो अभी तक जो प्रश्न थे यानी 16 तक हमने, क्योंकि जीएस में 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 9 to 8 के थे। ये कुछ प्रश्न अब जो हम डिस्कस करेंगे ये क्लास 6 to 8 के कुछ प्रश्न बच गए थे। 6 to 8 में कुछ जीएस वाले नहीं, जो एक और पेपर होता है तो उसमें जो कुछ प्रश्न बच गए थे उनके ये प्रश्न हैं। ये है कि 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? क्या सेठ हुकुमचंद ने, द्वारकानाथ टैगोर ने, जमशेदजी जीजीभाई ने, एक से अधिक ने या कोई नहीं? आपको बताना है इसमें कि किसके द्वारा जो है ये स्टेटमेंट जो है दिया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है ऐसा कहा गया था। ये बात जो है आपको यहाँ पर बतानी है। तो याद रखिएगा ये जो है सेठ हुकुमचंद द्वारा कहा गया था। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जो 1917 में लिख रहा है कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की यहाँ बात की जा रही, वहीं पूछा जाए कि
जूट का पहला कारखाना कहां पर लगाया गया था? तो याद रखिएगा 1855 में बंगाल में जो है। और वैसे भी आप जानते हैं कि बंगाल में ही, भारत में जो जूट की बात करें, वैसे विश्व में अगर हम जूट की बात करें तो बांग्लादेश में जो है, लेकिन भारत में अगर कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में जूट अधिक होता है। वहीं बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर जूट की बात की जाए तो याद रखिएगा कि बंगाल से जिनकी सीमाएं लगती हैं, बिहार में जो है पूर्णिया में सबसे अधिक जूट होता है। तो विश्व में पूछा जाए तो बांग्लादेश, भारत में पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल, और बिहार में पूछा जाए तो जिसकी सीमाएं वेस्ट बंगाल से लगती है यानी पूर्णिया में जो है सर्वाधिक जो है जूट का उत्पादन होता है। जूट को जो है हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। जूट को किस नाम से हम जानते हैं? तो इसे गोल्डन फाइबर जानते हैं। इसका उपयोग जो है रस्सी बनाने, जाल और कई जो है क्या बोलते हैं उसे, पट्टे वगैरह के बनाने में जूट का जो है प्रयोग होता है। नेक्स्ट, होम चार्जेस क्या था? भारत में बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, एक से अधिक और कोई नहीं। यानी होम चार्जेस क्या कहलाता था, ये आपको बताना है यहाँ पर कि होम चार्जेस जो है वो क्या कहलाता था। तो होम चार्जेस में भारत का बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज भी होता था, जो बाहरी ऋण लिया जाता था, व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण भी, पेंशन, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है होम चार्जेस के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, एक से अधिक कोई नहीं। तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जो है इस समय जो है राष्ट्रगान वगैरह के लिए हम इन्होंने, लेकिन इन्हीं के भाई अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा है चित्रकारी की जाती थी। और अविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन यानी 1905 के आसपास जो है भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, जिसमें हम कह सकते हैं आधुनिकता के साथ साथ मुगल काल, इन दोनों का मिश्रित रूप जो है देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों की बात हो रही है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी थे? यानी किसने विरोध किया था? क्या मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सीआर दास, लाला लाजपत राय, एक से अधिक और कोई नहीं। आपको यहां बताना है किसके द्वारा जो है उसके बहिष्कारों का जो है वो विरोध किया गया था। तो याद रखिएगा 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद का जो है वो बहिष्कार मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, जिन्होंने जाकर क्या 1923 में क्या किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी, इनके द्वारा ही जो है इसका बहिष्कार। तो यहां भी ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है जवाब आपके सही हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। देखिए, स्टेटमेंट है, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? क्या भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एक से अधिक ने? क्रांतिकारी तीनों भी ही जो वो ऑप्शन है वो क्रांतिकारी नेताओं के हैं। तो किनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया? बड़ी शानदार स्टेटमेंट है कि क्रांतिकारियों का जो पर्पस है वो आतंकवाद नहीं है कि वो आतंकवाद को फैलाएं, अपितु क्रांति है। और क्रांति का भी उद्देश्य क्या है? वो जो क्रांति कर रहे हैं उसके पीछे कि भारत में एक राष्ट्रीय जो है सरकार स्थापित हो जाए। भगत सिंह द्वारा यह स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, ना ही बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, दिस स्टेटमेंट इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। तो आज के सेशन में टोटल नहीं, एक और प्रश्न है, सॉरी एक और प्रश्न है, मुझे लगा आखिरी प्रश्न है ये। तो गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, ये एक रचना है, पूछी जा रही है किसकी है? गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है डेविड हार्डीमैन द्वारा, सुमित सरकार द्वारा का, शेखर बंदोपाध्याय द्वारा, एक से अधिक कोई? तो इसमें आराम से आप बता सकते हैं कि गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स जो रचना है वो डेविड हार्डीमैन द्वारा। तो रचनाओं के बारे में बस इतना ही सिंपल पता होना चाहिए कि कौन है। जो प्राचीन वगैरह रचनाएं हैं उसमें कभी कभी विषय वस्तु के बारे में पूछ लिया जाता है, इससे अधिक नहीं पूछा जाता। तो ये 6 to 8 के कुछ प्रश्न बच गए थे, तो उन पर हमने डिस्कशन कर लिया। तो आज का हमारा जो डिस्कशन रहा 9 to 10 में जीएस के प्रश्नों पर,
11 to 12 के जीएस के प्रश्न, जीएस में जो है आपके 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पेसिफिक टॉपिक है 1857 का विद्रोह, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, किसान और जनजाति जन विद्रोह। इसके अतिरिक्त जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो टॉपिकों की बात करें तो जैसे बंग भंग आंदोलन हो गया आपका, सहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से जो है आपके पूछे जाते हैं और बाकी कुछ प्रश्न 6 to 8 के बच गए थे, 5-6 प्रश्न वो थे, उन पर भी जो है हमने डिस्कशन कर लिया। तो आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री के ही प्रश्नों को देखा। तो अब जो है हमने टीआरई 2 में भी 1 से लेकर 11 to 12 तक में जीएस और बाकी का कर लिया। अब 11 to 12 के सिर्फ सहायक प्रश्न पत्र के हिस्ट्री के प्रश्न बच गए हैं तो उनकी हम चर्चा कर लेंगे। फिर हम टीआरई 3.0 की चर्चा कर लेंगे और देन हम वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।